Hello everyone. So welcome to my channel Crystal Brain PCM. In this chapter I will discuss about the mathematics chapter of statistics. Statistics. स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है हमारे जो लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। लाइफ से रिलेटेड का मतलब कि कोई भी चीज़ जो है हम खरीदते हैं, जैसे कोई भी सामान हो गया, जैसे कोई भी फैटल चप्पल हो गया, चप्पल खरीदते हैं, अपना शर्ट खरीदते हैं, तो वो किस हिसाब से बनाया जाता है, उसका साइज, उसके बारे में भी जो है इस चैप्टर में रिलेटेड है उस चैप्टर से। तो है क्या ये स्टैटिस्टिक्स? तो सबसे पहले हम डाटा का एनालिसिस करने का जो प्रोसेस होता है इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो समझिए, सबसे पहले इसका हम बारे में लिखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो ये जो है इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, branch of mathematics in which deals about branch of mathematics का मतलब कि जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो भी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच था। प्रोबेबिलिटी पढ़े, प्रोबेबिलिटी क्या था, वो भी एक तरह का मैथमेटिक्स का ब्रांच था। तो उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी जो है एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है ना। डील्स अबाउट द collection ऑब्जर्वेशंस, कलेक्शन, फिर हो गया उसका एनालिसिस, फिर हो गया उसका प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। मतलब उसका कलेक्शन करना, पहले एनालिसिस करना और फिर प्रेजेंट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, ये सब है क्या, इसके बारे में तुम थोड़ा देरी में बताएंगे। सबसे पहले डाटा समझ लेते हैं, डाटा क्या है। तो डाटा जो है बेसिकली ये जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डाटा। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है, नए नए टर्म जो है आ रहे हैं, धीरे धीरे समझना है चैप्टर को आराम से कि ये ऑब्जर्वेशंस हैं क्या, ठीक है। तो जानते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है, एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक क्लास है, क्लास 10th का ही है, उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है। एक क्लास है जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे उनके वेट, भार का जो है, बॉयज़ हैं यहाँ पे, गर्ल्स हैं, उनके भार जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है केजी में, बहुत सारे लड़कियाँ हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लड़कियाँ नाम ले लो, मान लो बहुत सारे लड़की हो सकता है, नाम हम नहीं लिख रहे हैं। मान लो कि बॉयज़ है जिनका वेट है, 4 ठो बॉयज़ हैं, उनका वेट है 55 kg, फिर है किसी का 20 kg, किसी का 88 kg, किसी का 92 kg, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे गर्ल्स हैं, उसमें 4 गर्ल्स के बारे में ही बता रहे हैं हम कि इन 4 गर्ल्स का जो वेट है दिया हुआ, वो दिया हुआ है 92 kg, 104 kg, फिर है 103 kg, फिर 105 kg, ठीक है। ऐसे उनका वेट दिया हुआ है, क्लास 10 का क्या गया है, वेट दिया हुआ है, वेट 4 गर्ल्स का और 4 बॉयज़ का। अब इन 4 गर्ल्स का और 4 बॉयज़ का जो वेट हम निकालें, ऑब्जर्व किए। मान लो कि बॉयज़ है जिसका नाम है राम, श्याम, फिर सोहन, मोहन, ऐसे 4 ठो बॉय का नाम बता दिए। उसी तरह गर्ल्स का नाम बता देते हैं, सीता, गीता, रीता, सुनीता, ठीक है। 4 ठो इसी गर्ल्स का नाम बता दिए। अब राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रीता, सुनीता, ये जो है 4 ठो गर्ल्स हैं, 4 ठो बॉयज़ हैं। इनके वेट का जो वेट
के बारे में जो ऑब्ज़र्व किए हम कि राम का वेट 55 केजी है, श्याम का वेट 20 केजी है, 20 केजी तो होगा नहीं, 10th क्लास का है तो उसका वेट को 60 केजी मान लेते हैं, 60 केजी है, सोहन का वेट 88 केजी है, मोहन का वेट 92 केजी है। तो इनके वेट के बारे में ऑब्ज़र्व किए, इसलिए इनका वेट जो है जैसे 55 केजी, 60 केजी, 88 केजी, फिर 92 केजी, फिर 92 केजी, फिर 104 केजी, 103 केजी, 105 केजी, ये सारे जो वेट्स हैं वो क्या हो गए हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। हम उनके वेट को क्या किए, ऑब्जर्व किए, इसलिए क्या हो गए ऑब्जर्वेशन। और इन सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट कर दिए, कलेक्ट करके लिख दिए कि बॉयज़ का वेट इधर लिख दिए, से गर्ल्स का वेट इधर लिख दिए। इन बॉयज़ और गर्ल्स के ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके लिख दिए, इसलिए उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, डाटा। यहाँ पे डाटा किसका दिया हुआ है, डाटा जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, डाटा ऑफ वेट, वेट का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, किसका, गर्ल्स और बॉयज़ का। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है एक तरह का ऑब्जर्व है कि किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में कोई भी चीज़ सामान हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी चीज़ हो, उनके ऑब्जर्वेशन से, उनके ऑब्जर्व करके जो है उन चीज़ों को एक कलेक्शन करना ही क्या कहलाता है, हमारा डाटा कहलाता है। समझ में आया। अब उन डाटा को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइज होता है डाटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को मिला के जो मैथमेटिक्स के ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग डाटा के कलेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, फिर डाटा के एनालिसिस करते हैं। जैसे पहले डाटा को कलेक्ट किए, गर्ल्स और बॉयज़ को, चार ठो बॉय, 4 ठो गर्ल्स को कलेक्ट किए, फिर उसके एनालिसिस किए किसका कितना वेट है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट किए, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लो इन चारों बॉयज़ और गर्ल्स का वेट किसी के जगह पे देना है, ठीक है ना, किसी डॉक्टर को देना है इन चारों बॉयज़ और गर्ल्स का वेट, तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इन सारे प्रोसेस का जो स्टडी है जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। अब इन स्टैटिस्टिक्स से हम लोग मेजर क्या करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजर ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब इन डाटा का मेजर करने के लिए क्या मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, राम, श्याम, सोहन, मोहन का क्या मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन सारे वेट को क्या हम सबका नाम लिखकर बताएंगे, यहाँ तो हम 4 बॉयज़ का नाम बताएं, इन्हें यहाँ पे 4 ही गर्ल्स का नाम बताए हैं। क्या इन सारे गर्ल्स और बॉयज़ के वेट को क्या हम नाम लिखकर बताएंगे कि राम का 55 केजी वेट है, श्याम का 60 केजी वेट है, सोहन का 88 केजी वेट है, मोहन का 92 केजी के वेट है, और भी बहुत सारे क्लास में, मान लो कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम 100 स्टूडेंट्स के सारे वेट के बारे में बताएंगे, नहीं। अगर कोई क्लास में आया, मान लो कि यहाँ पे एक क्लास है, ऐसे क्लास है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं, बहुत सारे B1, B2, B3, B4, B5, ये सब बॉयज़ हैं, देखो B100 बॉयज़ हैं। फिर होता है G1, G2, G3, G4, G5, G7 करते करते G200, 200 गर्ल्स हैं। तो क्या हम, अगर मान लो कि कोई आया बाहर से आदमी और इनके मान लो मार्क्स पूछ लिया कि 10th का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, प्री बोर्ड, उसमें कितना कितना मार्क्स आया, तो क्या बॉयज़ 1 का मार्क्स इसको बताया जाएगा, बॉय 2 का मार्क्स बताया गया, इनमें 200 आदमी का मार्क्स बताया जाएगा इसको, नहीं। इसमें बॉयज़ का जो मार्क्स है उसका एवरेज मार्क्स बताया जाएगा। एवरेज मार्क्स मतलब एक सेंट्रल वैल्यू बताया जाएगा। सेंट्रल वैल्यू का मतलब एक ऐसा मिड वैल्यू, ऐसा वैल्यू बताया जाएगा जो सारे वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, ठीक है ना, रिलेटेड हो, ठीक है। वही वैल्यू जो है उसको मेजर कैसे करते हैं, उसी का नाम होता है सेंट्रल टेंडेंसी। उसी तरह गर्ल्स का वेट है, क्या गर्ल्स के वेट को क्या आदमी जो है हर एक गर्ल्स का नाम लिखकर बताया जाएगा कि G1 का वेट इतना है, G1 का मार्क्स इतना आया, G2 गर्ल्स का मार्क्स इतना आया, G3 गर्ल्स का मार्क्स इतना आया, G200 गर्ल्स का मार्क्स इतना आया, नहीं, ये पगला जाएगा आदमी, इतना गर्ल्स का नाम बताया जाएगा तो नहीं। इनके एवरेज वैल्यू बताया जाएगा, एक ऐसा एवरेज वैल्यू बताया जाएगा जो सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, सभी मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हो, सभी मार्क्स से रिलेटेड हो। वही जो वैल्यू होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है,
क्या कहलाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो इन सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का तीन चीज़ से सेंट्रल टेंडेंसी मेजर होता है। फर्स्ट नंबर है हमारा मीन, सेकेंड नंबर है हमारा मीन मीडियन, और थर्ड नंबर है हमारा मॉड। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मॉड क्या है, इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मीन, मॉड और मीडियन क्या है, मीडियन, मॉड क्या है, तो ये मेजर करते हैं डाटा के सेंट्रल टेंडेंसी को, बीच वाले वैल्यू को। ठीक है, अलग अलग काम है, मीन का क्या काम है, मीडियन का क्या काम है, मॉड का क्या काम है, सारे के बारे में जो है हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन का। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं मीन का। तो मीन क्या है? तो मीन जो है एक एवरेज वैल्यू है। मीन क्या है? एक एवरेज वैल्यू है। ऑब्जर्वेशन का है क्या होता है? एवरेज वैल्यू। सबसे पहले लिख लीजिए कि इट इज़ ए सेंट्रल वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द होल observations which satisfies all corresponding डाटास। ठीक है, सारे जो डाटाज हैं सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके इर्द गिर्द ही वैल्यू होता है, एक मीन कहलाता है। ठीक है, मीन कहलाता है। मीन जो है एक एवरेज वैल्यू होता है। समझ में आया? मीन क्या होता है? एक एवरेज वैल्यू होता है। अब मीन के बारे में हम तुमको मतलब बताते हैं कि मीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मीन का मतलब क्या है समझो। जैसे मान लो कि एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। मान लो कि बॉयज़ हैं 10 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखा गया, छोटा लिखते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, 10 बॉयज़ हैं। और इन सारे बॉयज़ का जो मार्क्स दिया हुआ है, 1 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स, इसका 3 मार्क्स, इसका 4 मार्क्स, इसका 5 मार्क्स, इसका 6 मार्क्स, इसका 7 मार्क्स, इसका 8 मार्क्स, इसका 9 मार्क्स और इसका 10 मार्क्स, सबका मार्क्स दिया हुआ है। ये सारे क्या है? मार्क्स हैं। अब इन सारे मार्क्स का एक ऐसा वैल्यू बताओ। अगर मान लो कि कोई बाहर आदमी आया और पूछा कि बताओ कि इन सारे बॉयज़ का मार्क्स बताओ हमको, तो क्या बाहरी वाले आदमी को हम 10 बॉयज़ जो हैं उनके मार्क्स बताएंगे? नहीं। एक ऐसा वैल्यू बताएंगे कि सभी वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग हो, माने उससे रिलेटेड हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसमें एक बीच वाला वैल्यू जो है हमारा दिख रहा है 5। क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है हमको। ठीक है ना? क्या दिख रहा है हमको? 5। लेकिन 5 बता देंगे तो क्या होगा? 5 बता देंगे तो सही हो जाएगा? नहीं। हम एक ऐसा वैल्यू बताएंगे जो सभी को सेटिस्फाई करता हो। सभी को सेटिस्फाई करने का मतलब अभी समझाते हैं। देखो, सभी को सेटिस्फाई करता हो तो बताओ कि अगर हम इसके बीच में बता दें 5.5, तो 5.5 अगर हमको बताना है, 5.5 अगर हम बताएं मार्क्स, कि अगर कोई बाहरी आदमी आया और हमसे पूछा कि बताओ कि इस जो बॉयज़ हैं उनका मार्क्स कितना है, तो हम बता दिए उसको 5.5। हम 5.5 कैसे बताएं, हम ये भी बताने वाले हैं कैसे बताएं, लेकिन हम उसको बताएं 5.5 है। तो क्या 5.5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1 को देखते हैं 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बताओ कि 1 से 5.5 कितना ज़्यादा है? तो हो गया ये कितना ज़्यादा है? 4.5 ज़्यादा है। 2 से ये कितना ज़्यादा है? 3.5 ज़्यादा है। 3 से कितना ज़्यादा है? 2.5 ज़्यादा है। 4 से 1.5 ज़्यादा है और 5 से 0.5 ज़्यादा है। उसी तरह 6 से ये कितना कम है? तो -0.5 कम है। 7 से ही कितना कम है? तो 7 से ये 1.5 कम है। 8 से कितना कम है? तो -2.5 कम है। 9 से ये कितना कम है?
तो -3.5 कम है, और 10 से कितना कम है तो -4.5 कम है। देखो तो जिधर इधर वैल्यू जितना मेजर हो रहा है, जितना इधर से कम है, उसी तरह 10 से भी तो 4.5 कम है। B1 बोलेगा कि 5.5 बता दिया तो चलो ठीक है, इस पूरा क्लास का एक ऐसा वैल्यू बताएं हम कोई आदमी को जो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, सब कोई हैप्पी है, खुश है कि नहीं चलो ठीक है। अगर यही चीज़ 10 बता देता तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले नाराज़ हो जाते। क्यों बोलते हैं? वो नाराज़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मार्क्स बहुत कम है। 10 बता देंगे तो 10 जो है सबसे ज़्यादा हो गया ना, इससे 9 ज़्यादा हो गया, इससे 8 ज़्यादा हो गया, इससे 7 ज़्यादा हो गया, इससे 6 ज़्यादा हो गया, 5 से 4 ज़्यादा 5 ज़्यादा हो गया, 6 से 4 ज़्यादा हो गया। तो एक ऐसा वैल्यू जो है सबको कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, सबसे रिलेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये 5.5 जो है वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 बोलेगा अच्छा हमसे तो 4.5 ही ज़्यादा है। 10 अच्छा हमसे 4.5 कम बोला है, ठीक है। 2 से बोलेगा अच्छा 3.5 ही ज़्यादा बोला है। 9 से 3.5 कम बोला है। मैंने सबको ये 5.5 वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 5.5 जो है हमारा वो क्या है, डाटा का मीन वैल्यू है। क्या है हमारा? मीन वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? क्या है हमारा डाटा का मीन वैल्यू है। तो इस मीन वैल्यू को निकालेंगे कैसे? तो मीन वैल्यू को निकालने का एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड होता है, ठीक है। बढ़िया सा क्या होता है? मेथड। मान लो कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3 x4 x5 x6, बहुत सारे xn, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है। अब इनका हमको मीन बताना है, मैंने n ऑब्जर्वेशंस है, n ऑब्जर्वेशंस, और इन n ऑब्जर्वेशंस का हमको एक मीन बताना है, एक ऐसा वैल्यू बताना है जो सभी को सेटिस्फाई करे। तो कैसे बताएंगे? समझो, मान लेते हैं कि इसके बीच में एक ऐसा वैल्यू जो है आ रहा है, लेट्स x। बीच में एक ऐसा वैल्यू x है जो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशंस का मीन जो होता है बेसिकली क्या होगा ये हम बता रहे हैं। देखो, तो इन सारे डाटाज जो हैं x1 x2 x3 x4 x5, इसके बीच वाले बिटुल मान लो ये सेंट्रल वैल्यू है हमारा। क्या है? एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू है, बीच वाला वैल्यू है। तो एक बात बताओ, हम इस मीन का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं कि 5.5 एक्चुअल में आएगा कैसे। तो समझो, इसके बीच वाला एकदम एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो हमारा क्या है? x। अब ध्यान से देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में हम क्या बताएं? 5.5 बताएं। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इस 5.5 में से 1 को घटाएंगे, 5.5 माइनस 1 प्लस 5.5 माइनस 2 प्लस 5.5 माइनस 3 प्लस 5.5 माइनस 4, 5.5 माइनस 4 प्लस 5.5 माइनस 6, 5 यहाँ तक ये, और प्लस 5.5 माइनस 6 प्लस 5.5 माइनस 7 प्लस 5.5 माइनस 8 प्लस 5.5 माइनस 9 प्लस 5.5 माइनस 10। तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। कैसे? देखो, ध्यान से देखो कि ये जो घटा है 5.5 में से 1 तो कितना आया? 4.5 आया। इसको घटाया तो 3.5 आया। इसको घटाया तो 2.5 आया। इसको घटाया 1.5 आया। इसको घटाया 0.5 आया। लेकिन अब इन सारे चीज़ों को जोड़ रहे हैं, अब अपोजिट कर रहे हैं, तो माइनस में हो रहा है, माइनस और प्लस कट जाएगा। -1.5 और प्लस 1 घटा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम इसको घटा रहे थे तो कितना आ रहा था? इसको घटा रहे थे तो 5.5 माइनस 1 आ रहा था। फिर इसको घटा रहे थे तो 4.5 आ रहा था ही। इसको घटा रहे थे 5.5 माइनस 2, इसको घटाएंगे 2 तो बचेगा 3.5, इसको घटाएंगे 3 तो बचेगा 2.5, उसी तरह इसको घटाएंगे तो बचेगा 0.5। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट आ रहा है, जब इसको ऐसे घटाएंगे तो बचेगा कितना? इसको घटाएंगे तो बनेगा -0.5, -0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर उसी तरह इसको घटाओगे तो -2.5 आएगा। 5.5 में से 7 घटाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये वाला घटाएंगे 5.5 में से 8 तो ये वाला भी कट जाएगा, आएगा -3.5, -3.5 प्लस 3.5 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको घटाएंगे तो आएगा -4.5। इसको कितना कर लिए?
3.5, ठीक है, 6.7 से 8 से 9 से, ठीक है। और इसको घटाओ 10 में से, 10 में से 5.5 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा। तो इस सबको जोड़ेंगे अगर हम तो कैंसिल हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा, कैंसिल। समझ में आ रहा है ना, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस देखो ना यहाँ पे कैंसिल कर किए हैं कि नहीं, देखो -4.5 प्लस 4.5 कैंसिल, -3.5 प्लस 3.5 कैंसिल, -2.5 प्लस 2.5 कैंसिल, -1.5 ई भी कैंसिल, ई भी कैंसिल, प्लस माइनस, तो सबको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है कि 1 में से 5.5 माइनस 1 प्लस 5.5 माइनस 2 प्लस 5.5 माइनस 3 प्लस 5.5 माइनस 4 प्लस 5.5 माइनस 5 प्लस जैसे ही 5.5 माइनस 6 कर रहे हैं तो फिर अपोजिट होना शुरू हो जा रहा है, सबको जोड़ रहे हैं तो फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो उसी तरह अगर मान लो कि बहुत सारे डाटा जो हैं, जैसे बहुत सारे डाटा हैं, जैसे बता रहे हैं, रुको 1 मिनट और, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू है, तो इसके मिडिल वाला वैल्यू कितना है बताओ। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। मिडिल वाला वैल्यू कितना है, 3 है। देखो मिडिल वाला वैल्यू 3 है, तो 3 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, 3 माइनस 1, फिर 3 में से 2 को घटाओ, फिर उसी तरह 3 में से 4 को घटाओ, ठीक है, और फिर 3 में से 5 को घटाओ, और इन 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 4 और 3.5 को जोड़ो। 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 और प्लस 3 माइनस 5, ये घटाओ, ये जो घटाए है ना 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 4 3 माइनस 5, इसको जोड़ो, हमेशा 0 आएगा। कैसे, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये 2 बनेगा, -2 बनेगा, इसे कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे बताने वाले हैं, यहाँ पे बताने वाले हैं कि बहुत सारे अगर डाटा हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, बहुत सारे nth डाटा है, उसके बीच में मान लो कि एक ऐसा वैल्यू जो है सेंट्रल वैल्यू एकदम बीच वाला वैल्यू, वो लेट्स x है। तो x में से x1 घटाएंगे, x में से कितना घटाएंगे, x1, x माइनस x1, प्लस x में से x2 घटाएंगे, प्लस x में से x3 घटाएंगे, ठीक है, x में से x3 घटाएंगे, ठीक है ना, और करते 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 x में से xn घटाएंगे, x माइनस xn घटाएंगे, सब का सम किसके बराबर आने वाला है, 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा x कितना बार लिखा हुआ है, n बार, तो x प्लस x प्लस x प्लस, इसको एक साथ लिख ले रहे हैं, x वाला को इसको प्लस में सब, और देखो ये -x1 -x2 -x3 -xn है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो बनेगा x1, और यहाँ पे माइनस लाने के लिए प्लस लग रहे थे x2 प्लस x3 प्लस x4, और प्लस करते करते कितना तक, xn तक, इक्वल टू कितना, 0। ये बताओ कितना बार लिखा है, n बार, n इंटू एक्स बराबर, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते 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 कितना, xn। तो बताओ कि यहाँ पे हमको x अगर वैल्यू निकालना है, x वही मिडिल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, अगर हमको x निकालना है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस करते 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 n इंटू एक्स अपॉन कितना, ओ सॉरी n इंटू एक्स, xn है, सॉरी xn अपॉन कितना, n। ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। ऐसे बुक में लिखा होता है, सिर्फ डिराइव नहीं किया होता है, हम तुमको ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, डाटा को प्रूफ कर दिए हम। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया। मीन क्या हो गया एक्चुअल में, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय n क्या है, कितने ऑब्जर्वेशंस थे, हम कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं, n ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं, n ऑब्जर्वेशंस है, तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं, मीन का फॉर्मूला हो गया, बोलो। तो हम तुमको मीन का फॉर्मूला, अगर तुमको ये डेरिवेशन समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मीन का फॉर्मूला तुमको याद रखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। समझ में आया, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मीन का थोड़ा सा और भी हम इसको सिंपल जो है, हम और भी इसको फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं समझाने के लिए। देखो मीन जो होता है उसको हम थोड़ा सा एक सिंबल से डिनोट करेंगे। मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब अपने सिंबल के लिए, अपने चैप्टर में जो सिंबल है मीन का, हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते 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 xn अपॉन कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n हो गया, ठीक है।
समझ में आया ना, ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो आराम से। एक बात बताओ हमको कि यहाँ पर x1 x2 x3 में ऑब्जर्वेशंस हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन में जो x1 ऑब्जर्वेशन है उसका सब्सक्रिप्ट 1 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, तो x तो वही है, सब्सक्रिप्ट उसका चेंज हो रहा है। तो क्यों ना इसको कंप्रेस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो कंप्रेस फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे कि इस सभी को जोड़ने का तरीका होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा को हम जोड़ने का तरीका सभी बच्चे को हम बताए हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब समीशन, और सब्सक्रिप्ट तो वही है, सॉरी वैल्यू तो वही है, एक्स तो सब जगह सेम है, सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आई वर्ड यूज कर लिए, क्योंकि आई एक सब्सक्रिप्ट है, चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? आई स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? एन तक, अपॉन कितना? एन। ठीक है, एक्स बार का क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया, मीन का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया ना? अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम एक दो सवाल करते हैं, छोटा छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फाइंड द मीन ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमको मीन फाइंड करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, कर देंगे फाइंड, क्या दिक्कत है? समझो, n नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? तो ऑब्जर्वेशन हमारा n नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे पहले पहचानना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है सवाल में। तो हमारा क्या है, इस जब ऑब्जर्वेशन जो है हमारा n नेचुरल नंबर है, तो अगर n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें n तक बात किया गया है इसलिए हम n तक कर लिए। अब इन सब ऑब्जर्वेशंस का हमको मीन निकालना है, कोई बात नहीं, मीन निकाल देंगे, समझना। मीन का फॉर्मूला क्या बताएं? मीन का फॉर्मूला बताएं हम, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बताओ कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, यही ना ऑब्जर्वेशन का सम किए हैं, कितना तक करना है? n तक, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? n है, n है। अब बात है कि 1 से लेके n तक जोड़ेंगे कैसे? तो इस सबको रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि 1 से n तक का सम जो होता है वो n × n + 1/2 होता है, और पहले से n है, n से n कैंसिल हो गया और हमारे पास x बार इक्वल टू हो गया n + 1 कितना? 2। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो n + 1 क्या होता है? 2 होता है। तो बताओ कि हम तो यहाँ पे सवाल में जब बोले थे कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? 10 तक बताओ, तो कोई बात नहीं, 10 तक बताने के लिए हम क्या बताए कि मीन का फॉर्मूला था n + 1/2। n कितना है? 10 है, प्लस 1/2, 10 = 11/2 कितना आएगा? 5.5। तो 5.5 बेसिकली ये बता रहा है कि 1 से 10 के बीच में एक 5.5 एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा वैल्यू जो सभी डाटास के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, सभी ऑब्जर्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, एक मिडिल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है, जो सभी डाटा से उतना ही डिस्टेंस पे स्प्रेड है जितना सभी डाटा से है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में हम क्या लिखें? 5.5 आया हमारा मीन। 5.5 ये बता रहा है कि 1 से जितना डिस्टेंस इसका है, 2 से जितना डिस्टेंस इसका है, 3 से जितना डिस्टेंस इसका है, 4 से उतना डिस्टेंस उतना है, उसी तरह 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी उतना ही। तो मीन बेसिकली ये चीज़ होता है कि किसी भी डाटा का एक ऐसा वैल्यू होता है जो सभी प्रीसीडिंग डाटा, प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशन और आगे जो असेंडिंग ऑब्जर्वेशंस है उनसे सेम डिस्टेंस पे होता है। समझ में आया ना? ये होता है हमारा मीन का मतलब। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल है फाइंड द, अब बात है कि सॉरी एक चीज़ और बताना भूल गया, किसी को अगर ये चीज़ पता नहीं है कि n × n + 1/2 कैसे होता है तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, हमको ये बताना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते 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 कितना? n तक।
तो बताओ कि इसका सम करना है हमको, सम करना है एस एन इक्वल टू, तो इसका रिजल्ट क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये कैसे आया, इसको लाने के लिए हम एक बता देते हैं रिजल्ट, ये कैसे आया। और एक और होता है रिजल्ट एस एन इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस करते 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 एन का स्क्वायर। इसका याद रखना है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये होता है। उसी तरह अगर ऐसे रहे क्यूब, एस एन के जगह पे अगर हम सिग्मा के फॉर्मूले लिख दें तो और अच्छा रहेगा। सिग्मा एन का मतलब कि आई एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ तक जाएंगे एन तक, 1 रखेंगे, फिर सिग्मा का मतलब +2 रखेंगे, +3 रखेंगे। उसी तरह इस सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 तो कितना है एन इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर तक है, और सिग्मा एन स्क्वायर, एन का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा, फिर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर जनरेट करने वाला सिग्मा है। और मान लो कि क्यूब जनरेट करने वाला सिग्मा कैसा होगा, एन इक्वल टू 1 से कितना तक, एन क्यूब तक, एन क्यूब, ये क्यूब जनरेट करने वाला सिग्मा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस करते 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 एन का क्यूब। तो इसका आंसर आता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर किसी भी बच्चे को ये रिजल्ट याद नहीं है तो याद कर लेना है। ये दोनों चीज़ जो है भले याद नहीं रहे, लेकिन ए वाला याद तुमको करना ही है, ए वाला हमारा सिलेबस में भी है। तो देखो हम पहले प्रूफ करने वाले हैं कि अगर सिग्मा ऑफ एन, जहाँ एन इक्वल टू 1 टू कितना तक एन तक, इसका वैल्यू होता है एन के एन वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, सिग्मा का मतलब प्लस करना है, +4 रखेंगे, +5 रखेंगे, फिर करते करते कितना तक रखेंगे एन। इसको हमको सॉल्व करना है, ये कितना आएगा कर देंगे, क्या दिक्कत है बताओ। इस सब में फर्स्ट टर्म कितना है, ये दिया हुआ टर्म जो है एपी में है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 1 आएगा। बताओ फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ nth टर्म कितना है, nth टर्म n है। तो बताओ कि सम का फॉर्मूला कितना होता है, सम का nth टर्म का सम का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो बताओ कि ए फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n दिया है, 1 से कितना तक जोड़ना है n तक, तो n नंबर ऑफ टर्म n ही है /2, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 1 दिया है, प्लस लास्ट टर्म कितना दिया n दिया है। अब ध्यान से देखो, इसको बढ़िया से तैयार के लिख लो, n प्लस वन इंटू एन अपॉन कितना 2, n प्लस 1 इंटू एन अपॉन कितना 2, ये हो गया। समझ में आया ना। किसी को मन है कि नहीं इसमें डाल लें, इसमें भी पुट कर लो, ए का वैल्यू 1 डाल दो, एन का वैल्यू n ही है, डी का वैल्यू 1 डाल दो, वही आ जाएगा। समझ में आया ना। तो अगर मान लो कि कोई नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, मान लो कि कोई भी अगर हमको मीन निकालना पूछे और उसके ऑब्जर्वेशन जो है एपी में हो, इफ़ ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा आर इन एपी, तो मीन कैसे निकालेंगे। मान लो कि x1 x2 x3 x4 x5 ये सब सारे चीज़ जो हैं वो एपी में हो, xn एपी में हो, तो एपी के लिए इसका मीन कैसे निकालें। बहुत आसान है, मीन निकालना कौन सा बड़ा बात है, कैसे समझो। मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला था, ये सारे जो है एपी में दिया हुआ है, एपी में मतलब कि हमेशा x2 माइनस x1 जो है वो डी के बराबर होगा, हमेशा x3 माइनस x4 माइनस x3 भी डी के बराबर होगा, हमेशा x3 माइनस x2 भी डी के बराबर होगा, हमेशा अगला टर्म में से फर्स्ट टर्म इसमें से इसको घटाएंगे तो सेम कॉमन डिफरेंस आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो सेम कॉमन डिफरेंस आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो सेम कॉमन डिफरेंस आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। मतलब आगे वाला टर्म और उसके पीछे वाला टर्म का हमेशा डिफरेंस जो है हमेशा डी के बराबर आएगा। ठीक है ना, यही हमारा होता है एपी में रहने का कंडीशन। समझ में आया ना, ये एपी चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। तो बताओ यहाँ पे कि अगर इन सारे टर्म्स एपी में हैं तो सम ऑफ nth टर्म, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अब बताओ कि x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते 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 xn बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं
बताओ कि x बार इक्वल टू, इनका सम निकालना है हमको, x1, ये सारे AP में है, तो AP के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम के लिए हम अगर हम चाहते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x से निकालें, तो AP के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बताओ कि अगर हम x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको थोड़ा देर के लिए ऊपर SN मान ले रहे हैं अपॉन x, n है सॉरी, ऊपर वाला टर्म को हम SN मान रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे SN। तो SN इक्वल टू दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते 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 कितना xn, इसका सम करना है हमको। n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म x1 है और लास्ट टर्म कितना है xn है। बताओ, तो यहाँ से हमको SN का वैल्यू निकल गया और इस SN का वैल्यू निकाल के कहाँ पे पुट कर देंगे? SN की जगह पे। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा SN, XN इज n/2 इंटू x1 प्लस XN अपॉन कितना 2 इंटू n, n से n कैंसिल और सॉरी n है, सिर्फ n है। तो बताओ कि x1 प्लस XN अपॉन कितना हो गया 2। समझ में आया? तो इस रिजल्ट से हमको पता चला कि अगर उसके टर्म जो है AP में हो तो साफ क्या करना है कि फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म का सम करके दूसरे डिवाइड कर देना है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में करके दिखा देते हैं, एग्जाम्पल में करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, जैसे फाइंड द मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, इस तरह का दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है 202, ठीक है ऐसे। तो बताओ यहाँ पे कि इसका मीन निकालना है हमको। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है सारे चीज़ वो किस में है? तुमको दिख जाना चाहिए AP में है। AP में कैसे है? तुम लोग बोलेगा सर AP में कैसे है? कैसे है AP में? देखो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है हमारा 2, 4 में से 2 घटाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएगा 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएगा 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएगा 2 आएगा। तो इसमें जो दिए हुए ऑब्जर्वेशंस है वो AP में है, और अगर दिए हुए ऑब्जर्वेशंस अगर AP में रहते हैं तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबको सम करो तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस करते करते कितना तक 202 तक अपॉन कितना n से डिवाइड कर दो। कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म मान लो कि n है, हमको n भी नहीं पता कितना है, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। बताओ कि 2 4 6 8 10 12 इस करते करते 202 कितने हैं? AP में है। तो AP के लिए हमको n निकालना है। क्या निकालना है? n। कितने टर्म्स है? तो n निकालने के लिए बताओ यहाँ पे n निकालने के लिए कि कैसे हम n निकालेंगे। तो यहाँ पर n निकालने का एक तरीका है। क्या है तरीका? देखो यहाँ पर याद रखो कि x1 x2 x3 जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तभी हम n से n कट कर दिए हैं, ठीक है ना। n से n, यहाँ पर n से n कट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जितना n नीचे आया उतना ही ऊपर भी आए, ठीक है ना। हम देख लेते हैं करके, देखो बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर हम n निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, याद करो कि Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn लास्ट टर्म कितना है? 202। फर्स्ट टर्म कितना है? 2 प्लस n नहीं पता इंटू डी कितना है? 2 है। 202 में से 2 घटाएंगे इधर लाएंगे तो 200 बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से 100 बार में कैंसिल, n इक्वल टू कितना हो गया? 101। 101 आना भी चाहिए। याद करो कि बताए थे कि अगर AP में रहता है गिवन टर्म तो कंसेक्यूटिव AP में रहता है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम क्या कहते थे कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 200 n इक्वल टू 202 बाई क्या कर दो? 2 कर दो, 101 आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? तो n पता चल गया 101। अब इनका सम निकालना है, कोई बात है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर n कितना है? 101/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 202 है, तो 2 प्लस 202। समझ में आया ना? अच्छी बात है। तो SN इक्वल टू हो गया 101/2 इंटू 204, ये हो गया SN। अब बताओ कि SN भी पता चल गया, n भी पता चल गया, तो बताओ कि x बार इक्वल टू 2 से लेकर 202 का सम SN है और EN है। SN भी पता है, n भी पता है, तो x बार इज इक्वल टू हो गया हमारे पास SN बाई n है। सम ऑफ n टर्म कितना है? 101/2 इंटू 204 अपॉन n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स है कितना? 101।
100 कैंसिल, 200 कितना बार में, तो 102 बार में। एक मीन आ गया हमारे पास कितना, 102। कितना आ गया मीन, 102 आ गया। 102 जो है इस पूरा से लिखे हुए टर्म का मिडिल टर्म है। कितना टर्म है, मिडिल टर्म। इसको 102 निकालने का एक और तरीका है। कैसे कैसे अभी हम बता दें कि गिवन टर्म अगर एपी में हो तो फॉर्मूला होता है क्या, एक्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म अपॉन कितना, अपॉन 2। फर्स्ट टर्म 2 है, एन टर्म कितना है, 202 है, अपॉन कितना 2, 204 अपॉन 2 से 102 बार में कैंसिल, 102 आ गया। समझ में आया ना। तो इस तरह से जो है हम किसी भी गिवन डाटा का हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है ना, मीन निकालते हैं। समझ में आया, बोलो, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि इफ द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस 2, 3, 4, 9, x, 12 is 180, then find the value of एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो एक्स अगर निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो मीन दिया हुआ है 180, कोई बात नहीं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब बताओ कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम है 2 + 3 + 4 + 9 + x + 12। भाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। उसका मीन दिया हुआ है 180 के बराबर। 3, 2, 5, 4, 9, 9, 18, 12, 18 और 2 30 हो जाएगा। 30 + x अपन कितना, 6। तो 180 × 6 बराबर कितना, 30 + x, तो 700 कितना आएगा, 780 - 30 बराबर x। तो x = हो गया कितना, 750। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 750 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह के सवाल भी हमारे आ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मीन। देखो ध्यान से कि ये सारे मीन जो है हम ऐसे ऑब्जर्वेशंस का निकालें जो अनग्रुप्ड हो। क्या हो, अनग्रुप्ड हो, और वो एक ही बार दिया हो। ठीक है ना। और भी 1-2 टर्म आने वाला है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, तो फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। माने कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हो रहा हो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो कि 1 1 1 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 इस तरह का है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये सारे ऑब्जर्वेशंस है हमारे। क्या है, ऑब्जर्वेशंस। अगर हम तुमसे पूछें कि 1 कितना बार आया है, तो 1 3 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 3 2 बार आया है। 4 कितना बार आया है, 4 1 2 3 बार आया है। अच्छा 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार हुआ है। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन है, ये क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस है। क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस। और ये 3 2 3 4 कितना है, उसके नंबर है कि 1 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 2 4 बार आया है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना बार आया है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो बताओ कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है। 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो फ्रीक्वेंसी को हम FI लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, FI से। इट इज डिनोटेड बाई FI। FI का मतलब है कि F1 कितना बार आया है, 3 बार। F3 कितना बार आया है, 2 बार। F4 यहाँ कितना बार आया है, 4 आया है 3 बार। F2 कितना बार आया है, 4 बार। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर हुआ ना। अब इन सारे फ्रीक्वेंसी का हम मीन निकालने वाले हैं।
कि मान लो कि मीन अगर जो है हम मीन जो है वो निकालने वाले हैं अनग्रुप डाटा का। अभी तो अनग्रुप्ड ही डाटा पढ़ रहे हैं, डाटा जो है अनग्रुप्ड है, ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो उनका मीन देख रहे हैं बढ़िया से। और जैसे मान लो कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, लेट मान लो कि x1 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 ये करते करते x1 ये f1 बार आया, कितना बार आया f1 बार। मान लो x2 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 करते 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 x2 ये कितना बार आया, मान लो f2 बार आया, फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि x3 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 करते करते x3 मान लो ये f3 बार आया, और करते करते मान लो xn 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 करते करते xn ये मान लो fn बार आया। तो इनका मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का फॉर्मूला अभी चेंज नहीं हुआ है, मीन निकालने का वही फॉर्मूला है। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन निकालने का फॉर्मूला अभी चेंज नहीं हुआ है। बताओ कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब x1 प्लस x2 x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1। पहले x1 कितना बार ऐड करेंगे? f1 बार। x1 कितना बार ऐड करेंगे? पहले ई वाला ऐड करेंगे, फिर प्लस ई x2 ऐड करेंगे। सब ऑब्जर्वेशंस ऐड करना है, x2 प्लस x2 प्लस x2 प्लस करते 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 कितना बार? f2 बार, ठीक है ना। ई अप टू f1 है, ई अप टू f2 है, ठीक है ना। उसी तरह x3 प्लस x3 प्लस x3 प्लस करते 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 x3 कितना बार? अप टू f3 बार, अप टू f3 बार। और उसी तरह करते 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 xn प्लस xn प्लस xn प्लस करते 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 xn ये कितना बार? अप टू fn बार, fn बार। इसकी संख्या fn है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो x1 x2 ने कितना बार आया है? f1 बार आया है, ये कितना बार आया है? f2 बार आया है, ये कितना बार आया है? f3 बार। सबको जोड़ देना है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो यही f1 बार आया है, ये f2 बार आया है, ये f3 बार आया है, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कितना बार? fn बार, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू x1 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 कितना बार लिखा है? n बार। तो ये सबको पता है, क्या लिख देंगे उसको? f1 इंटू x1 प्लस इसको कितना लिख देंगे? f2 बार x2 कितना बार है? f2 बार। तो लिख देंगे f2 इंटू x2 प्लस ये कितना बार है? f3 बार। तो f3 इंटू x3 और प्लस ये करते 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 ये xn कितना बार है? fn बार। तो fn इंटू xn अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस करते 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 fn। तो बताओ यहाँ पे कि x बार इक्वल टू इसको कॉम्प्रेस फॉर्मेट पे लिखना है हमको। कॉम्प्रेस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस करते 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 xn fn बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस करते 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 fn। ये भी मीन का फॉर्मूला सही है ये, ठीक है ना। मीन का फॉर्मूला वो भी सही था, पीछे जब पढ़ा रहे थे तो देखो पीछे पढ़ा रहे थे मीन का फॉर्मूला। तो क्या आया था मीन का फॉर्मूला? कहाँ पे था? यहाँ पे x1 x2 x3 सब सही है, लेकिन x1 ई f1 बार आ गया, x2 ई f2 बार आ गया, x3 f3 बार आ गया, xn fn बार आ गया अपॉन n। तो ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? ऐसे। अब यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, ध्यान से देखो, x बार का मीन का फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम कॉम्प्रेस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अब जो है वेरिएबल क्या है? x और f तो सब जगह सेम है, x और f तो सब जगह सेम है। वेरिएबल है 1 1 2 2, सब्सक्रिप्ट वेरी कर रहा है, इस सब्सक्रिप्ट में i लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? i। कहाँ से कहाँ तक? तो i जो है स्टार्ट हो रहा है, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3, और कहाँ तक जा रहा है? n तक। अपॉन इसमें सब्सक्रिप्ट क्या वेरी कर रहा है? 1 2, फ्रीक्वेंसी वही है f है, और सब्सक्रिप्ट i वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? i इक्वल टू 1 2 n। तो ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये किस फॉर्मेट में? सिग्मा के फॉर्मेट में, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हो गया सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ये मीन का हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हो गया। जैसे एक सवाल करते हैं, देखो सवाल कर लेते हैं। सवाल है फाइंड द मीन ऑफ given observations 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 4 4 2, ऐसा इसका हमको मीन निकालना है।
कोई बात नहीं, निकाल देंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो मीन का फॉर्मूला है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है मीन का फॉर्मूला, तो एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 2 + 3 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3 + 4 + 4 + 2 अपॉन कितना है 1 2 3 4। सुनो, हम सबको लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। देखो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो देखो हम लिख रहे हैं, लेकिन ऐड करके भी डिवाइड कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। लेकिन हम तुमको जो ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं तुमको समझाना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, जो फॉर्मूला है उसी को समझा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो कि 1 2 बार 2 जो है कितना बार आया, 2 कितना बार आया, 2 आया 4 बार, 2 आया 4 बार। अच्छा 3 कितना बार आया, 3 आया 4 बार, 1 2 3 4, 3 आया 4 बार। प्लस 1 कितना बार आया, 1 आया 1 बार 2 बार, 1 आया 2 बार। प्लस 4 कितना बार आया, 4 आया 1 बार 2 बार अपॉन 30। देखो 2 कितना बार आया 4 बार, 3 कितना बार आया 4 बार, 1 कितना बार आया 2 बार, और प्लस 4 कितना आया 2 बार। देखो जोड़ लो इसको, जोड़ लो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 4 8 2 10 और 2 12। अरे 2 कितना बार आया 1 2 3 4 5 बार आया, सॉरी 5 बार आया, 5 बार आया, 5 बार। ठीक है जोड़ लो, 2 5 बार आया, 3 4 बार आया, 1 2 बार आया और 4 2 बार आया। गुना करिए, ध्यान से देखो कि वही चीज़ तो लिखे हैं कि x1 = दो एक हमारा ऑब्जर्वेशंस है जो कितना बार आया है, दो जो है हमारा ऑब्जर्वेशंस है, दो हमारा ऑब्जर्वेशंस है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है, 5 बार आया है। अच्छा 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एक की फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। और 4 की फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। समझ में आया? तो अब यही जो 2 लिखा है 2 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है 4 बार, 1 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है, और वही फ्रीक्वेंसी का नीचे सम लिखा है। और वही देखो मीन का हम फॉर्मूला निकाले हैं, x1 f1 बार आया है, x2 f2 बार आया है, x3 f3 बार आया है, xn fn बार आया है। वही चीज़ जो है उस नीचे फ्रीक्वेंसी f1 f2 सम की है। ठीक है ना, इक्वल टू 5 दूना 10 + 12 + 2 + 8 अपॉन 5 4 9 2 11 और 2 13। तो 12 10 22 और 2 28 और 8 36 अपॉन 13। 10 12 10 22 24 और कितना हो जाएगा, अच्छा 32 होगा, सॉरी 32 अपॉन 13 आंसर। ठीक है 32 अपॉन 13। ठीक है ना, ये था। तो इस वीडियो में जो है हम जो मीन का फॉर्मूला पढ़े हम, वो किसके लिए पढ़े, वो ग्रुप डाटा के लिए पढ़े, अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है ना, मीन जो था अनग्रुप था, डाटा जो ऑब्जर्वेशंस थे वो अनग्रुप थे। तो जो मीन का फॉर्मूला था हम क्या क्या पढ़े हम बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। जो मीन का फॉर्मूला था, मीन का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, डाटा जो अनग्रुप था, अनग्रुप का मतलब उसको ग्रुपिंग नहीं किया गया था कि 1 से 5 तक इतना है, 2 से 4 तक इतना है, इंटरवल में नहीं बनाया गया था। तो मीन का फॉर्मूला पढ़े, x बार = सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो x बार = बहुत सारा फॉर्मूला आया, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, यह है, क्लियर हुआ? अच्छा एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है समझो। देखो मान लो कि मीन ऑफ मीन, मीन ऑफ मीन, मीन का मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या है समझा रहे हैं। देखो जैसे मीन का मीन निकलना, जैसे मान लो
कि बहुत सारे क्लास हैं, उसमें एक क्लास का स्टडी कर रहे हैं, में से मान लो एक क्लास है, उसमें बहुत सारे डाटाज हैं। A1 क्लास है, A2 क्लास है, A3 क्लास है, A4 क्लास है, A5 क्लास है, 6 क्लास है, बहुत सारा क्लास है, ठीक है, बहुत सारा क्लास। तो मान लेते हैं कि ये जो बहुत सारे क्लास हैं, n क्लास है, मान लो इस फर्स्ट क्लास, इस सेकेंड क्लास, इस थर्ड क्लास, इस फोर्थ क्लास, 5 क्लास, बहुत सारे n क्लास है। 1 क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, x1, x2, x3, x4, बहुत सारे xn। 2 क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो y1, y2, y3, y4, y5, बहुत सारा yn। 3 क्लास में बहुत सारे हैं, z1, z2, z3, z4, z5, उसे करते हैं zn। उसी तरह 4 क्लास में बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, मान लो a1, a2, a3, a4, a5, a6, n, बहुत सारे हैं। 5 क्लास में मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि इसमें जो है n स्टूडेंट्स है, इसमें m स्टूडेंट्स है, इसमें o स्टूडेंट्स है, इसमें p स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है p, इसमें n स्टूडेंट्स है, इसमें m स्टूडेंट्स है, इसमें o स्टूडेंट्स है, इसमें p स्टूडेंट्स है, इसमें और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे। इसमें भी बहुत सारा है, b1, b2, b3, ऐसे करते 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 bq है, बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब मीन का मतलब क्या होता है समझो। अब मान लो कि कोई क्लास जो है, क्लास का आदमी वो आया और इनके टीचर से, पूरा क्लास से, पूरा स्कूल से ये मार्क्स पूछा कि आपका क्लास का मार्क्स कैसा रहा। तो क्या बताओ कि फर्स्ट क्लास के सारे स्टूडेंट्स का नाम बताएंगे और बताएंगे इतना इतना मार्क्स आया है? नहीं, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। सेकेंड क्लास के जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे एम स्टूडेंट्स है, उसका नाम बताएगा इनको कि इतना इतना मार्क्स आया है? नहीं। 3 क्लास के नहीं, 4 क्लास के नहीं। क्या होगा कि 1 क्लास के जो क्लास टीचर हैं वो इन सारे का एवरेज निकालेगा, ये 1 क्लास के जो क्लास टीचर होंगे वो 1 क्लास के सारे मार्क्स का एवरेज निकालेगा। उसी तरह 2 क्लास के जो क्लास टीचर होंगे वो 2 क्लास के स्टूडेंट के सारे मार्क्स का एवरेज निकालेगा। 3 क्लास के, तो मान लेते हैं कि इसका एवरेज आया x1 बार आया, इसका एवरेज आया x2 बार आया, इसका एवरेज आया x3 बार आया, इसका एवरेज x4 बार आया, एवरेज x5 बार आया, और उसी करते करते इसका एवरेज आया xn बार, सबका एवरेज आया x1, x2 बार, x3 बार, ऐसे, ठीक है। अब जो है इन सब का एवरेज निकाल के बताया जाएगा इस आदमी को कि पूरा क्लास का एवरेज कैसा रहा, मार्क्स कैसा रहा। समझ में आ रहा है ना? तो एवरेज का एवरेज यहाँ पे यही मीन का मतलब है, मीन का मीन। तो एवरेज का एवरेज क्या होगा, मैंने x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, x5 बार, xn बार, सबका एवरेज का एवरेज निकाला जाएगा, और वो जो है हमारा आंसर होगा पूरा क्लास का एवरेज, मीन। ये पूरा क्लास का मीन है। इसको मीन ऑफ मीन का मतलब मीन ऑफ क्लास भी बोल सकते हैं, मीन ऑफ क्लास। समझ में आया ना? तो मीन ऑफ क्लास मतलब है कि अगर पूरा क्लास का एवरेज अगर निकाला जाए, पूरा क्लास का एवरेज, तो हम उसको कैपिटल x से डिनोट करते हैं, x बार। तो इन सारे एवरेज का x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार प्लस x4 बार, और करते 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 xn बार अपॉन सबका सम करेंगे। सम का सम करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा, कितना स्टूडेंट्स थे पहले में, n स्टूडेंट्स थे, फिर m स्टूडेंट्स थे, फिर o थे, फिर p थे, फिर q थे, करते करते बहुत सारे थे, सबको जोड़ देंगे। ये होगा हमारा मीन ऑफ मीन, ठीक है। जैसे क्लास, इसको समझाने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आया तो, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स in a class, the average weight of boys are 40 kg and average weight of girls are 60 kg. If the average weight of the whole class is 100 kg, 50 kg, then find the number of
स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का संख्या बताओ, ये सवाल है। समझाते हैं, आराम से समझना इस क्वेश्चन को, ऊपर वाला थ्योरी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि एक क्लास है, ऐसे क्लास है, एक क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट, जिसमें एक बॉय है और एक गर्ल है। बॉय में बहुत सारे हैं, B1 B2 B3, हमको नहीं पता। मान लेते हैं कि इसके अंदर x स्टूडेंट्स है। बॉय की संख्या कितना है, x। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू कितना है, x है। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ x है तो ये तो 100 माइनस x होना चाहिए, गर्ल्स 100 माइनस x, तभी ना दोनों का सम 100 होगा। बताओ, मान लो कि क्लास में 90 स्टूडेंट्स बॉय हैं तो 10 स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगे, तभी ना 100 होगा टोटल। तो 100 माइनस एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा हमारे पास कितना, 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पे G1 G2 G3 ये कितने हैं जी, 100 माइनस एक्स हैं, ये BX तक है। तो अब इन बॉयज़ का जो वेट है उस सवाल में, बॉयज़ का जो वेट है एवरेज वेट वो दिया हुआ है सवाल में कितना, 50 kg। एवरेज वेट 50 kg दिया है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ आर 40 kg, इनका एवरेज वेट 40 kg दिया हुआ है। अब इनका जो है बॉय का, गर्ल का एवरेज वेट वो कितना दिया हुआ है, 60 kg, 60 kg दिया हुआ है, ठीक है। और पूरे हॉल क्लास का जो एवरेज वेट है, पूरा हॉल क्लास का, उसका एवरेज वेट दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है कितना, 50 kg। सवाल है कि बॉयज़ की संख्या x बताओ और 100 में से x निकाले जाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। बताओ, ये बताना, बहुत आसान है। बताओ, यहाँ पर अभी हम तुमको फॉर्मूला बताएं कि क्या होता है, x बार इज इक्वल टू F1 इंटू एक्स, बॉय का वेट, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉय का, प्लस F2 इंटू फ्रीक्वेंसी किसका, गर्ल का फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे बॉय और गर्ल्स है ना, अपॉन कितना, अपॉन बताओ, अपॉन हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, F1 प्लस F2। बताओ कि x बार कितना दिया है, 50 kg बराबर F1 कितना दिया है, बॉयज़ का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, नंबर कितने हैं बॉयज़ का, x है, इंटू बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है 40, प्लस F2 कितना है, गर्ल्स का 100 माइनस एक्स, इंटू गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 60, अपॉन F1 प्लस F2 मतलब x प्लस 100 माइनस एक्स, टोटल x ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, बराबर 40x प्लस 60 इंटू 100, 60,000 माइनस 60x। तो बताओ कि यहाँ पे इसको इधर लाओ और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 इधर आएगा तो +20x बचेगा, तो ये बचेगा 10,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितना बार में, छः 6,000 आएगा ना, सॉरी, यहाँ पे 50 बराबर 40x प्लस 5 पे कितना जीरो, 3 जीरो, प्लस 40x प्लस 6 पे 3 जीरो माइनस 60x। तो इसको घटाओ तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20x बराबर 1000। 20 से कितना बार में, 1000 आएगा। दो से 5 बार में, 1 0 से 1 0 50 बार में, x बराबर आ गया 50, x कितना आ गया 50। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 50, तो गर्ल्स कितना हो जाएंगे, 100 माइनस 50 बराबर 50। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ पर इन बॉयज़ हैं, इसमें कितने बॉयज़ हैं, m बॉयज़ हैं, इसमें o बॉयज़ हैं, इसमें p बॉयज़ हैं, इसमें n बॉयज़ हैं, पता नहीं है कितना है, ठीक है ना, t बॉयज़ है, मान लो t बॉयज़। तो इस तरह का सवाल भी हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं। क्लियर हुआ। चलिए
ऑल द बेस्ट।